Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naseem Zulfikar. And in today's lecture of secondary English, I'm going to discuss another chapter. That's unit number 6, The Day the Dam Broke by James Groves Thurber. ठीक है बेटा, तो आज हम सेकेंडरी इंग्लिश के अंदर न्यू बुक के अंदर जो चैप्टर हमारे पास 6 है, इसकी जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है वो यहाँ पर मैं करूँगा यूनिट नंबर 6 की। अच्छा, अगरचे मैंने ऑलरेडी जो है वो अपलोड की हुई है उसकी यूट्यूब पर, इस चैनल पर, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें क्या करने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। चूँकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इसको कम्प्लीटली मैं इसको रीड करूँ, ताकि आप जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स हैं वो आप इसके अंदर जान सकें। तो दैट्स वाई ये लेक्चर जो है वो आज मैं बना रहा हूँ द डे द डैम ब्रोक पर। अगर आपको सेकेंडरी इंग्लिश के सिंध बोर्ड के नोट्स अगर आपको रिक्वायर नहीं PDF फॉर्म में, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है 0300-215-2272। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आई कैन सेंड यू द नोट्स ऑफ सेकेंडरी इंग्लिश ऑफ न्यू बुक। तो द डे द डैम ब्रोक, वो दिन जब बन टूटा। द डे से मुराद ख़ास दिन की बात की जा रही है, अबाउट अ स्पेसिफिक डे। द डैम ब्रोक, कि जब डैम टूटा। डैम इज़ एक्चुअली अ स्ट्रक्चर विच इज़ बिल्ट ऑन अ रिवर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन इट, दैट इज़ कॉल्ड डैम। ब्रोक जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब टूटा। तो द डे द डैम ब्रोक, एक ख़ास दिन की बात की जा रही है जिस दिन डैम टूटा। ठीक है, तो अगरचे ये जो टाइटल है इस चैप्टर का, ये मिसलीडिंग टाइटल है। तो ये टाइटल में हमारे पास इसके अंदर जो है वो सटायर है, या आप इसको कह सकते हैं आयरोनी कह सकते हैं। तो इस टाइटल के अंदर जो है वो आयरोनिकल टाइटल ये हमारा दिया गया उसके अंदर है। चूँकि डैम जो है वो कभी टूटा ही नहीं था। जब हम कहानी पढ़ेंगे, स्टोरी को रीड करेंगे, तो इस चीज़ का हमें अंदाज़ा होगा। ठीक है, लिखने वाले पर राइटर हैं जेम्स ग्रूव्स थर्बर, जिनके बारे में कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात की, वॉज एन अमेरिकन ह्यूमरिस्ट, अमरीकी ह्यूमरिस्ट थे। ह्यूमरिस्ट किसे कहते हैं? मज़ाह निगार, एक ऐसा शख्स जो मज़ाहिया राइटिंग्स लिखता है, दैट इज़ कॉल्ड अ ह्यूमरिस्ट, द वन हु राइट्स अ ह्यूमर। और ये जो चैप्टर है द डे द डैम ब्रोक, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। ये असल में एक ऑटोबायोग्राफी है जेम्स ग्रूव थर्बर की। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? लाइक आप बीती जिसको कहा जा सकता है, एक इंसान जो अपनी खुद की कहानी बयान कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी इसका नाम था माई लाइफ एंड हार्ड टाइम्स, कि मेरी ज़िंदगी और उसके मुश्किल वक्त। तो ये इन्होंने एक बुक लिखी थी माई लाइफ एंड हार्ड टाइम्स के लिहाज से, उसी में से एक कुछ जो पेजेस हैं वो लिए गए हैं द डे द डैम ब्रोक के नाम से। ठीक है, वरना कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी। जेम्स ग्रूव थर्बर पैदा कहाँ हुए थे? कोलंबस में। कोलंबस इज़ अ सिटी इन द स्टेट ऑफ ओहायो, द USA। अमेरिका के मुल्क के रियासत ओहायो के शहर कोलंबस में इनकी पैदाइश हुई। और ये जो स्टोरी है वो कोलंबस सिटी की ही है और इसी शहर पे बेस करती है। ठीक है, और इस जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि डोंट लेट योर ईयर्स ऑन ह्यूमर, कि इंसान जो है वो अफवाहों पर ध्यान ना दे। चूँकि अफवाहें लोग फैलाते हैं, लेकिन उस अफवाह को जो है वो आगे फैलाने से क्या होता है, पैनिक और टर्मोइल जो है वो हमारे पास क्रिएट होती है। तो ये इसका मैसेज है। तो चले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम इस चैप्टर को। माई मेमोरीज ऑफ वॉट माई फैमिली एंड आई वेंट थ्रू ड्यूरिंग द 1913 फ्लड इन ओहायो आई वुड ग्लैडली फॉरगेट। तो अच्छा, मैंने बहुत सारी जो है ना वो मीनिंग्स आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख दी है। तो अपने पास, आपके पास बुक है तो आप उसको अपने पास भी इस तरह नोट डाउन कर सकते हैं। My memories of what my family and I went through during the 1913 flood in Ohio, I would gladly forget। कि मेरी यादाश्त कि किस तरह से मैं और मेरे घराने, मेरे फैमिली वाले जिस चीज़ से वेंट थ्रू, जिस चीज़ से गुजरे 1913 के सैलाब में ओहायो के, आई वुड ग्लैडली फॉरगेट, मैं खुशी से उसको भूलना चाहता हूँ। कि 1913 में, 1913 में जो सैलाब आया ओहायो में, ओहायो की रियासत में, मैं चाहता हूँ कि उस मेमोरी को मैं फॉरगेट कर दूँ, मैं उसको भुला दूँ, खुशी से भुला दूँ। एंड येट नीदर द हार्डशिप्स वी एंड्यूर्ड नॉट द टर्मोइल एंड कन्फ्यूजन वी एक्सपीरियंस अल्टर माई फीलिंग टुवर्ड माई नेटिव स्टेट एंड सिटी। और ना तो वो मुश्किलात जो हमने झेली, और ना ही वो हंगामा और वो परेशानी जिसका तजुर्बा हमने किया, ये कोई भी तब्दील नहीं कर सकता मेरे एहसासात को जो मेरे आबाई रियासत और आबाई शहर की तरफ जुड़े थे। मिस कोलंबस की बात कर रहे हैं
कोलंबस में उस 1913 में जिस फ्लड की ये बात कर रहे हैं, उसमें जो मुश्किलात इन्होंने झेली और जो हंगामा उन्होंने एक्सपीरियंस किया, इसकी वजह से कहते हैं कि मेरे जो आबाई रियासत है और शहर है कोलंबस, इससे मेरी फीलिंग्स को चेंज नहीं हुई. आई एम हैविंग अ फाइन टाइम नाउ एंड विश कोलंबस वर हेयर. बट इफ एनी वन एवर विश्ड अ सिटी was in hell, it was during that frightful and perilous afternoon in 1913 when the dam broke, or to be more exact, when everybody in town thought that the dam broke. जी हाँ, इन 2 बार लिखा हुआ आ गया, इसको एक ही बार लिखना था. तो कह रहे हैं हैविंग अ फाइन टाइम नाउ, कि अब मैं एक अच्छा वक्त गुजार रहा हूँ, अब मैं एक शानदार वक्त गुजार रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि कोलंबस यहाँ होता. ये कोलंबस यहाँ पर अपने शहर की बात कर रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश है कोलंबस का शहर यहाँ होता. लेकिन अगर किसी शख्स ने भी एक ऐसे शहर की ख्वाहिश की जो कि जहन्नम के जैसा था, उस दौरान जब 1913 में खौफनाक और ख़तरनाक किस्म का दोपहर आया, जब डैम टूटा, या ज़्यादा अगर सही मैं कहूँ तो जब शहर में मौजूद हर किसी ने सोचा कि डैम टूट गया था. तो यहाँ पर वो एक बात कर रहे हैं, एक वाक़ये के बारे में बता रहे हैं कि 1913 की बात कर रहे हैं. 1913 की एक फ्राइटफुल, एक खौफनाक, पेरिलियस, एक ख़तरनाक किस्म की दोपहर 1913 की, जब डैम टूट गया. या ज़्यादा ठीक अगर कहा जाए कि जब शहर में मौजूद लोगों ने सोचा कि डैम टूट गया. तो ये टाउन से मुराद यहाँ पर है, दिस इज शहर. We were both ennobled and demoralized by the experience. इस तजुर्बे ने हमें मुमताज़ कर दिया और हमारे हौसले पस्त कर दिए. मतलब दोनों ही काम किया, इससे हम मुमताज़ भी हुए, हमारे हौसले बढ़े भी, और हमारे हौसले पस्त भी हो गए, इसे एक तजुर्बे से जो तजुर्बा हमें हासिल हुआ. Grandfather especially rose to magnificent heights which can never lose their splendor for me, even though his reactions to the flood were based upon a profound misconception, namely that Nathan Bedford Forrest Cavalry was the menace we were called upon to face. कह रहे हैं कि दादा, ग्रैंडफादर, तो ये जो जेम्स सर्बर हैं, उनकी फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो उनकी फैमिली में उनके ग्रैंडफादर थे, उनके दादा थे. ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे दादा स्पेशली मतलब ख़ास तौर पर रोज़ जो है वो राइस के सेकंड फॉर्म है कि वो बड़े शानदार ऊंचाइयों तक वो पहुंच गए, और जो अपनी शान को, अपने स्प्लेंडर, अपनी शान को नहीं खो सकता था मेरे लिए. अगरचे उनके जो तासुरात थे इस फ्लड को लेकर, वो किस पर बेस करते थे, एक प्रोफाउंड, एक गहरी गलत फहमी थी. और वो क्या थी? नेमली दैट नेथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट कैवलरी वॉज द मैनेस वी वर कॉल्ड अपॉन टू फेस. कि नेथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट की जो घुड़सवार फौज है, ये वो ख़तरा है जिसका सामना हमें करना है. फेस मतलब सामना, मीन्स के जो यहाँ पर बात की जा रही, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ये असल में थर्बर का घर है, जेम्स थर्बर्स हाउस. अब इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं, तो ये तो थर्बर है, तो ये आपको थर्बर यहाँ पर दिख रहे हैं, जेम्स थर्बर. और ये जो यहाँ पर दिख रही है आपको थर्बर की माँ है, मदर है. और ये जो आपको दिख रहे हैं, ही इज थर्बर्स ग्रैंडफादर, ये फादर के दादा. और पीछे शायद जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जेम्स थर्बर के वालिद साहब हैं, फादर हैं. तो ये थर्बर की फैमिली है. तो ये पूरी फैमिली है यहाँ पर जो आके आप देख रहे हैं थर्बर्स हाउस में. और पीछे बाहर जो है वो एक क्राउड और एक जो भीड़ है लोगों की, वो भागते हुए आपको दिख रही है. तो ये सारे लोग जो है वो उस चीज़ से डर से के भाग रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जैसे डैम टूट गया है, और जो कोलंबस सिटी है उसका डैम ब्रेक हो चुका है, उसका टूट चुका है, और उसी खौफ से, उसी डर से वो यहाँ से भाग रहे हैं. जबकि जो दादा थे उसके घर के ना, तो वो दादा कह रहे हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा दो जोश में आ गए, और उनको ये लगा कि जैसे कि डैम नहीं टूटा है, बल्कि उनको लगा जैसे कि नेथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट की कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार फौज,
कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार फौज। उनको लगा कि नेथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट की घुड़सवार फौज ने हमला कर दिया है और उनसे हमें लड़ना है। तो असल में जो ग्रैंडफादर हैं जेम्स थर्बर के, तो एक तरह से ये एक तरह की बीमारी का शिकार हैं, दैट इज वी कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हम क्या होता है कि पुरानी बातें हमें याद रहती हैं, प्रेजेंट मेमोरीज इरेज हो जाती हैं और पास्ट मेमोरीज जो है वो बाकी रहती हैं, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। तो ये जो थे ग्रैंडफादर उनके जो थे ना, वो किसी ज़माने में वो सोल्जर रह चुके थे। किसी ज़माने में ग्रैंडफादर जो थे वो सोल्जर रह चुके थे, और ये सोल्जर थे और उन्होंने लड़ाई की थी एक जंग में जिसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड अमेरिकन सिविल वॉर। तो अमेरिकन सिविल वॉर में उन्होंने लड़ाई की थी। और सिविल वॉर की हिस्ट्री जैसे कि मैंने अक्सर इससे पहले बताई भी है कि इसमें दो चीज़ों के बीच लड़ाई थी, दो पार्ट्स फ्रैक्शंस के बीच में लड़ाई थी। एक थी यूएसए और उसकी लड़ाई थी वर्सेस सीएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस कॉन्फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये तो यूएसए की तरफ से लड़ रहे थे जो कि स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहते थे और जो गुलामी है उसको अमेरिका से ख़त्म करना चाहते थे, जबकि जो नेथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट था, नेथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट ये एक अमेरिकन स्लेव ट्रेडर था। और ये जो था वो असल में ये सीएसए की तरफ से एक जर्नल था, जर्नल ऑफ सीएसए ड्यूरिंग सिविल वॉर। तो और इन्हीं के खिलाफ लड़ाई की थी, इन्हीं की फौज के खिलाफ इनके दादा ने अमेरिकन सिविल वॉर में लड़ाई की थी। तो दोबारा से ये नॉस्टैल्जिया इनको फीलिंग आ रही है, इनको लग रहा है कि भाई नेथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट की जो कैवलरी है उसकी फ़ौज ने हमला कर दिया है, इसलिए लोग यहाँ से दौड़ते हुए भाग रहे हैं उनकी फ़ौज को देखकर, और हमें चाहिए कि हम जो है वो उनका मुकाबला करें। द ओनली पॉसिबल मीन्स ऑफ escape for us was to flee the house. I stepped with grandfather sternly forbade, brandishing his old army saber in his hand. Let the suns come, he roared. वाहिद जो मुमकिन तरीका था हमारे फरार का वो ये कि हम घर से भाग जाएं। तो हमें घर से भागना था, लेकिन एक ऐसा स्टेप था, एक ऐसा कदम था जिसको ग्रैंडफादर हमारे दादा ने सख्ती से जिसको मना किया हुआ था। फॉरबेड मतलब होता है मना करना, फॉरबेड मीन्स मना किया, सख्ती से उन्होंने मना किया हुआ था कि हम घर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या किया, ब्रांडिशिंग, लहराया अपना पुरानी फौज की तलवार अपने हाथ में। तो ये सेबर कहा जा रहा है, ओल्ड आर्मी सेबर, सेबर तलवार को कहा जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में। तो ये जो एक ब्रांडिशिंग कर रहे हैं किसको, भाई ये आर्मी सेबर है। सेबर के मतलब सिंपली हम लोग यहाँ पर तलवार ले सकते हैं। तो उन्होंने वो तलवार निकाली और कहा कि कोई भी शख्स घर से बाहर नहीं निकलेगा और हम दुश्मनों का डटकर सामना करेंगे। लेट द सन्स कम, आने दो बेटों को। ही रोड, वो धाड़े कि आने दो, देखते हैं कौन आता है, हम उससे लड़ेंगे। मीन वाइल हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर स्ट्रीमिंग बाय अवर हाउस इन वाइल्ड पैनिक स्क्रीमिंग गो ईस्ट गो ईस्ट। उसी दौरान सैकड़ों लोग बड़ी तादाद में भाग रहे थे हमारे घर के सामने से, बड़ी वाइल्ड, वाइल्ड मतलब कि तो वाइल्ड का मतलब होता है बहुत ही जंगलियों की तरफ से, जंगली अंदाज में अफरा तफरी करते हुए जो है ना वो यहाँ से भाग रहे थे। तो वो तेजी से यहाँ से भाग रहे थे, निकल रहे थे और स्क्रीमिंग चिल्ला रहे थे सबके सब, गो ईस्ट गो ईस्ट, मतलब मशरिक की तरफ भागो, मशरिक की तरफ भागो, गो ईस्ट गो ईस्ट। इस तरह से वो सारे के सारे चिल्लाए जा रहे थे कि मशरिक की जानिब भागो, मशरिक की जानिब भागो। तो वी हैड टू स्टन, तो मतलब जितने भी लोग थे यहाँ पर, ये लोग जो भाग रहे हैं तो ये सब के सब चिल्ला रहे हैं क्या भाई, गो ईस्ट, मशरिक की तरफ भागो, ईस्ट की तरफ भागो। वी हैड टू स्टन द ग्रैंडफादर विद आयरनिंग बोर्ड, कह रहे हमें करना पड़ा, हैड टू, हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा, करना पड़ा। हमें क्या करना पड़ा, ग्रैंडफादर को, अपने दादा को स्टन, उनको चकराना पड़ा विद द आयरनिंग बोर्ड, इस्त्री करने वाले बोर्ड से। तो आयरनिंग बोर्ड आपने देखा होगा घर पे जो इस्त्री करते हैं, जिस बोर्ड के ऊपर रखे उसको आयरनिंग बोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जेम्स थर्बर के जो वालिद साहब हैं वो पीछे क्या करें, ये यहाँ पर आपको दिख सकता है, दिस इज आयरनिंग बोर्ड।
तो आयरनिंग बोर्ड की तरफ से क्या कर रहे हैं कि वो ग्रैंडफादर को स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, ताकि वो चकरा जाए ग्रैंडफादर और चकरा के गिर जाए और उनको घर से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। क्योंकि वो तो बाहर नहीं निकलने दे रहे और उन लोगों को पता है कि कोई ना कोई डैम वगैरह टूटा है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से लोग भाग रहे हैं, और ये भी भागना चाहते हैं अब इस वजह से। Impeded as we were by the inert form of the old gentleman, he was taller than 6 feet and weighed almost 170 pounds. We were passed in the first half mile by practically everybody else in the city. कह रहे हम रुकावट, इम्पीडेड रुकावट बने हुए थे वो हमारे जो ओल्ड जेंटलमैन, जो बूढ़े आदमी थे या जो दादा थे मेरे, तो वो एक इनर्ट फॉर्म, इनर्ट मतलब इनर्ट फॉर्म में आ गए थे। तो इनर्ट फॉर्म में आ गए चूँकि जब उनको सर पर जब मारा गया आयरनिंग बोर्ड तो वो इनर्ट हो गए। इनर्ट का मतलब होता है कि इनएक्टिव, कि वो बेहिस्सू हरकत हो गए, गिर के चकरा के गिर गए। जो वो रुकावट उन्होंने डाली हुई थी वो रुकावट ख़त्म हो गई। वो चंद के बारे में बता रहे हैं कि वो 6 फीट लंबे थे, 6 फीट से भी ज़्यादा लंबे थे, और तकरीबन 170 पाउंड उनके जो है वो वज़न था। तो कह रहे हैं कि हम पहले हाफ माइल हम भागे, शहर में मौजूद हर किसी के साथ हम दौड़ रहे थे ईस्ट की जानिब। Had grandfather not come to at the corner of Fransons Avenue at Town Street, we would unquestionably have been overtaken and engulfed by the roaring water. That is, if there had been any roaring waters. कह रहे हैं कि अगर ग्रैंडफादर नहीं आए होते पार्सस एवेन्यू और टाउन स्ट्रीट के कॉर्नर में, जहाँ पर ये रहते हैं, अपने घर का बता रहे हैं कि ये जो रहते हैं वो पार्सस एवेन्यू और टाउन स्ट्रीट जो है वो उसके कॉर्नर में रहते हैं। कहते हैं कि अगर वो नहीं आए होते मेरे दादा, तो क्या होता है कि हम लोग बिना किसी सवाल के हम लोग जो है वो हम लोग लपेट में आ जाते हैं कि उसके रोरिंग वाटर से जो चिंगाड़ते हुए पानियाँ हैं उसमें हम लोग को वो बहा कर ले जाती। कि अगर कोई पानी होता, वाकई में चिंगाड़ते हुए पानी होते, तो शायद हम सब डूब जाते। इसलिए हमें अपने दादा को जो है वो स्त्री का बोर्ड मारकर उनको चकराना पड़ा, उनको गिराना पड़ा। Later, when the panic had died down and people had gone rather sheepishly back to their homes and their offices, minimizing the distances they had run and offering various reasons for running. तो बाद में कह रहे हैं कि बाद में जब ये अफरा तफरी ख़त्म हुई, डाइड डाउन, पैनिक मतलब तो होता है अफरा तफरी, डाइड डाउन मतलब वैसे तो मरना होता है, यहाँ पर हो जाएगा ख़त्म हो जाना। बाद में जब ये अफरा तफरी ख़त्म हुई, लेटर मीन्स बाद में जब ये अफरा तफरी ख़त्म हुई और लोग काफ़ी बेशर्मी से अपने अपने घरों पे वापस चले गए और अपने अपने ऑफिस में वापस चले गए, और उन्होंने अपनी मुसाफतों को कम करना शुरू कर दिया दौड़ने की, और उन्होंने पेश किया मुख्तलिफ़ किस्म के रीज़न्स दौड़ने के। मतलब सब वापस जब सारे पैनिक ख़त्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए, तो सब ने कहा कि हम तो ज़्यादा दूर दौड़े ही नहीं थे, हम तो शुरू में ही रुक गए थे। और हर किसी ने एक अलग अलग वजह पेश की अपने दौड़ने की, कि मैं किसी काम से लेट हो रहा था इसलिए मैं दौड़ा, और इस तरह की चीज़ें हो रही थी। City engineers pointed out that even if the dam had broken, the water level would not have risen more than 2 additional inches in the west side. सिटी इंजीनियर्स ने पॉइंटेड आउट मतलब निशानदेही की थी। पॉइंटेड आउट का मतलब होता है निशानदेही की। तो शहर के इंजीनियर्स ने निशानदेही की थी कि अगर डैम टूट भी जाता है ना, तो पानी की जो लेवल है वो 2 एडिशनल इंचेस से ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। 2 इजाफी, एडिशनल मतलब होता है इजाफी, और 2 इजाफी इंच ऊपर हो जाएगा। राइजन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। 2 इंच ऊपर हो जाएगा इन द वेस्ट साइड, मगरिब की तरफ। जो कोलंबो सिटी का वेस्ट साइड है उसमें क्या होगा कि सिर्फ 2 इंचेस जो है वो ऊपर जाएगा, जबकि जो जेम्स सर्बर रहते थे वो ईस्ट साइड पर रहते थे। द वेस्ट साइड वॉज एट द टाइम ऑफ द डैम स्केयर अंडर 30 feet ऑफ वाटर, एज इंडीड वर ऑल ओहायो रिवर टाउन्स ड्यूरिंग द ग्रेट स्प्रिंग फ्लड्स ऑफ 20 years ago। कह रहे मगरिबी हिस्सा उस वक्त जहाँ पर डैम स्केयर के दौर में, स्केयर मतलब खौफ या डर, उस दौर में वो 30 फीट पानी के नीचे था, अंडर 30 feet ऑफ वाटर। तो मतलब 30 फीट पानी जो है वो मौजूद था, और यकीनन
इंडीड, इंडीड मतलब होता है यकीनन। और यकीनन जिस तरह से कि जितने भी ओहायो रिवर के टाउन्स थे ग्रेट स्प्रिंग फ्लड्स में, मतलब जो एक मशहूर को फ्लड आया था बाहर के मौसम में, ग्रेट स्प्रिंग फ्लड कह रहे हैं, 20 साल पहले जो आया था, तो उसमें भी इतना 30 फीट पानी मौजूद था वेस्ट साइड पर। अतः कह रहे हैं कि वेस्ट साइड लेकिन नहीं रहते नहीं थे, कह रहे ईस्ट साइड वेयर वी लिव्ड एंड वेयर ऑल द रेनिंग अकर्ड हैड नेवर बीन एनी डेंजर एट ऑल। मशरकी हिस्सा जहाँ पर जेम्स सर्वर रहते हैं, तो जहाँ हम रहते थे और जहाँ तमाम दौड़ वगैरह शुरू हुई, रोनुमा हुई, तो वहाँ कोई किसी किस्म का कोई खतरा कभी नहीं था। ओनली a rise of some 25 feet could have caused the flood waters to flow over High Street, the thoroughfare that divided the east side of the town from the west and engulfed the east side। कह रहे हैं कि अगर 95 फीट 95 फीट तक अगर पानी अगर दरिया में बुलंद होता तो उससे सैलाब का पानी, फ्लड कहते हैं सैलाब, तो उससे क्या होता है सैलाब का पानी बह जाता हाई स्ट्रीट पर। हाई स्ट्रीट क्या है, वो एक रास्ता है जो ईस्ट साइड को वेस्ट साइड पे से जुदा करती है। और मतलब अगर 95 फीट तक वाटर आता तो हाई स्ट्रीट में पानी जो है वो बहता एंड एनगल्फ द ईस्ट साइड, और ईस्ट साइड को अपने लपेट में ले लेता। लेकिन 95 फीट बहुत ज़्यादा है, तो इतना पानी चाहिए था रिवर में ईस्ट साइड पे आने में जहाँ पर सारी दौड़ भाग हुई, जबकि वहाँ पर खतरा था ही नहीं कभी भी किसी किस्म के डैम के टूटने का। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है, द फैक्ट दैट वी वर ऑल सेफ एज किडन्स अंडर अ कुक स्टोव डिड नॉट however assuage in the least the fine despair and the grotesque desperation which seized upon the residents of the east side when the cry spread like a grass fire that the dam had given way। ये हकीकत थी कि हम सब सेफ एज किटन्स अंडर अ कुक स्टोव, हम सब चूल्हे के नीचे जो जो डब्बा होता है वहाँ पर बिल्ली के बच्चे जो हैं वो अक्सर क्या होते हैं कि वो मौजूद होते हैं। तो कह रहे हैं कि हम सब के सब जो है वो उसी बिल्ली के बच्चों की तरह ही महफूज थे। लेकिन फैक्ट था, ये हकीकत है, इसके बावजूद ताहम डिड नॉट हाउएवर एसोएज, मतलब इसने तस्कीन नहीं की, उसकी ने किसकी तस्कीन पेश नहीं की, इन द लीस्ट द फाइन डिस्पेयर, उस मायूसी को उसने कम नहीं किया। और वो अजीब सी जो मायूसी है जिसने हमें कब्जे में ले लिया मशरिक के साइड पर रहने वाले रिहायशियों को, जब एक चिल्लाने की आवाज़ जंगल में आग की तरह फैली कि द डैम हैड गिवन वे, कि डैम टूट चुका है। मतलब इन सब के बावजूद ये हकीकत थी कि हम सब के सब सेफ एज किटन्स अंडर कुक स्टोव, मतलब कि हम बहुत ही ज़्यादा महफूज थे। लेकिन ये हकीकत के बावजूद इससे हमें तस्कीन नहीं मिली हमारी मायूसी की, और हमें खौफ ने घेरे में रखा। और एक जो चिल्लाने की आवाज़ थी डैम हैड ब्रोकन की, वो पूरे शहर में फैल गई और लोगों ने दौड़ना भागना शुरू किया। Some of the most dignified, state, cynical, and clear-thinking men in town abandoned their wives, stenographers, homes, and offices ran east। कुछ बहुत ज़्यादा बाइज्जत, होशियार, बेबाक और साफ सोच रखने वाले मर्द हजरात शहर के हमारे, उन्होंने अपनी बीवियों को छोड़ दिया, अपने टाइपराइटर्स छोड़ दिए, अपने घर छोड़ दिए, अपने ऑफिस छोड़ दिए, और वो सब के सब दौड़े मशरिक की जानिब, ईस्ट की जानिब। देर आर फ्यू अलार्म्स इन द वर्ल्ड मोर टेरिफाइंग देन द डैम हैज़ ब्रोकन। दुनिया में कुछ ही अलार्म हैं जो इतने ज़्यादा दहशतनाक होते हैं जितना ये कि जब ये आवाज़ आती है कि डैम हैड ब्रोकन, के जो डैम है वो टूट चुका है। देर आर फ्यू पर्सन्स केपेबल ऑफ स्टॉपिंग टू रीजन व्हेन दैट क्लैरियन क्राई स्ट्राइक्स अपॉन देयर ईयर्स, इवन पर्सन्स हु लिव इन टाउन्स नो नियरर देन 500 माइल्स टू अ डैम। कह रहे कि कुछ ही लोग ऐसे थे जो जो रुक गए इस बात को, टू रीज़न, इस बात को समझने के लिए कि क्या हुआ है। जब चिल्लाने की, ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें कानों में पड़ी कि भाई डैम टूट चुका है, यहाँ तक कि वो लोग, इवन पर्सन्स हु लिव इन टाउन्स नो नियरर देन 500 माइल्स टू अ डैम, मतलब कि यहाँ तक कि वो लोग भी परेशान हो गए जो 500 मील दूर के फासले पर जो है वो डैम के रहते थे, वो भी इस बात को समझ नहीं पाए इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द कोलंबस ओहायो ब्रोकन एंड र्यूमर बिगेन एज आई रिकॉल इट अबाउट नून ऑफ मार्च 12, 1913। कोलंबस जो कि सिटी है, दैट्स शहर जो है, और ओहायो जो है बेटा वो स्टेट है। तो ओहायो के शहर कोलंबस में ब्रोकन डैम र्यूमर,
टूटे हुए डैम की जो अफवाह, रीमर के मतलब होते हैं अफवाह। बिगेन इज वर्ब सेकंड फॉर्म। जो ये शुरू हुई थी ना, जैसे कि मुझे याद करता हूँ, रिकॉल मतलब याद करना, जैसे कि मैं याद करता हूँ अबाउट नून ऑफ मार्च, नून मतलब दिन का वक्त, मतलब यहाँ पर डेट याद रखने की 12 मार्च, 12 मार्च 1913 को दोपहर के टाइम में ये सब कुछ शुरू हुआ, ये अफवाह शुरू हुई। मतलब ये पैनिक किस तरह से स्टार्ट हुई, हाउ वाज द पैनिक स्टार्टेड इन द हाई स्ट्रीट, तो ये इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। हाई स्ट्रीट द मेन कैनियन ऑफ ट्रेड, was loud with the placid hum of business and the buzzing of placid businessmen, arguing, computing, wheedling, offering, refusing, and compromising. फिर हाई स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट जो है वो ऊंची सड़क जिसको कह रहे हैं, जो मेन सड़क है उसकी, कोलंबस सिटी की, जो बुनियादी मरकज़ है तिजारत का, ट्रेड से मुराद यहाँ पर है तिजारत, जो तिजारत का बुनियादी मरकज़ है, वहाँ शोर गूंज रही थी, वॉज लाउड विद द प्लेसिड हम ऑफ बिजनेस एंड द बडिंग ऑफ प्लेसिड बिजनेसमैन। तो यहाँ पर असल में ऑक्सीमोरॉन यूज किया जा रहा है। ऑक्सीमोरॉन आपको पता है कि फिगरेटिव स्पीच होती है, एक लिटरेरी डिवाइस है जिसपे दो अपोजिट चीजें एक साथ बोली जाती हैं। इस यहाँ कह रहे हैं कि जो हाई स्ट्रीट थी, जो बुनियादी मरकज था तिजारत का, वहां शोर बरपा था किसका, परसुकून भिन भिनाहट का कारोबार के, मतलब बड़ी तादाद में वहां लोग भिन भिनाहट कर रहे थे, तो उसको शोर या लाउडनेस कह रहे हैं कि वहां पर प्लेसिड हम, एक पुरसुकून तरह की भिन भिनाहट की आवाज़ थी कारोबार की, एंड बसिंग ऑफ प्लेसिड, और गूंज थी पुरसुकून किस्म के कारोबारी लोगों की, जो क्या कर रहे थे, आर्गुइंग, आर्गुइंग का मतलब होता है बहस करना, बहस करना, कि वो बहस कर रहे थे। कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग का मतलब होता है हिसाब लगाना, हिसाब लगा रहे थे। वीडलिंग बरकरार रहे थे। ऑफरिंग पेश कर रहे थे। रिफ्यूजिंग कार कर रहे थे। कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग होता है समझौता, और समझौता कर रहे थे। सारे लोग जो वहां पर थे मतलब कारोबार वगैरह कर रहे थे, आर्ग्यूइंग, कंप्यूटिंग, वीडलिंग, ऑफरिंग, रिफ्यूजिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, ये सब। डेरियस कॉनिंगवे, तो ये एक शख्स के बारे में बताया जा रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है कि डेरियस कॉनिंगवे, वन ऑफ द फोर मोस्ट कॉरपोरेशन लॉयर्स इन द मिडिल वेस्ट। मिडिल वेस्ट अमेरिका का इलाका है, तो मिडिल वेस्ट के कह रहे हैं कि मिडिल वेस्ट जो इलाका है उसके सबसे मशहूर प्राइवेट लॉयर, जो उसका नाम था डेरियस कॉनिंगवे। लॉयर मतलब होता है वकील, तो डेरियस कॉनिंगवे मिडिल वेस्ट के सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन जो है वो लॉयर थे, प्राइवेट लॉयर थे, प्राइवेट वकील थे, निजी वकील थे। was telling the Public Utilities Commission in the language of Julius Caesar that they might as well try to move the northern strand as to move him। तो वो पब्लिक यूटिलिटीज़ कमीशन, ये कोई इदारा है, वो पब्लिक यूटिलिटीज़ कमीशन को बता रहे थे जूलियस सीजर की ज़बान में। जूलियस सीजर कौन था? ही वॉज अ रोमन डिक्टेटर। रोमन डिक्टेटर जूलियस सीजर की आवाज़ में वो समझा रहे थे कि अगर वो उसे, कि अगर लोग उसको हिलाना चाहते हैं तो उसे नॉर्दर्न स्टार को हिलाना पड़ेगा। जैसे ये जूलियस सीजर की डायलॉग था ये, कि वो अपनी बातों पर डटा रहता था, डिक्टेटर था। वो कहता था करके मुझे हिलाना है, अगर मुझे अपने फैसलों से हिलाना है तो यू हैव टू मूव द नॉर्दर्न स्टार। नॉर्दर्न स्टार जिसको आप लोगों ने पोल स्टार भी हम लोग कहते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं कुतुब तारा, जो कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं करता, हिलता नहीं। तो वो यही बात कर रहे थे कि भाई, जूलियस सीजर के ज़माने में समझा रहे थे कि अगर उसे मूव करना है डेरियस कॉनिंगवे को, तो नॉर्दर्न स्टार को, कुतुब तारे को मूव करना पड़ेगा, उसको हरकत देनी पड़ेगी। मतलब वो एक ऐसे बीच में बता रहे हैं कि डेरियस कॉनिंगवे एक शख्स है, एक नेम ऑफ अ पर्सन है, जो एक लॉयर है, मिडिल वेस्ट का सबसे मशहूर लॉयर है। और वो क्या भाई, कि वो पब्लिक यूटिलिटीज़ कमीशन को ये समझा रहा था कि अगर आप मुझे हरकत देना चाहते हैं, अगर आप मुझे, मेरी राय को तब्दील करना चाहते हैं, तो फिर आपको
आसमान में मौजूद जो कुतुब तारा है उसकी पोजीशन को भी चेंज करना पड़ेगा, जो हो नहीं सकता। तो एक ऐसी एक बात बता रहे हैं कि वहाँ क्या बात चल रही थी हाई स्ट्रीट में उस वक्त लोगों की। अदर मैन वर मेकिंग देयर लिटिल बोस्ट एंड देयर लिटिल जेस्चर्स। दूसरे लोग शेखी भगा रहे थे और छोटे छोटे इशारे कर रहे थे। सडनली समवन बिगैन टू रन। अचानक से क्या हुआ कि कुछ शख्स वहाँ पे दौड़ना शुरू हुआ। इट मे बी दैट ही हैड सिंपली रिमेंबर्ड ऑल ऑफ अ मोमेंट एंड एंगेजमेंट टू मीट हिज वाइफ फॉर ही वॉज नाउ फ्राइटफुली लेट। शायद ये हो सकता था कि वो उसको सादा तरह से याद आ गया हो एक लम्हे में कि उसको उसकी बीवी से मिलने जाना था और वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, इसलिए वो शख्स दौड़ना शुरू हो गया। Whatever it was, he ran east on Broad Street, probably toward the Maramar restaurant, a favorite place for a man to meet his wife. तो यहाँ पर एक लोकेशन यहाँ पर दे रहे हैं, दैट इज मारामर रेस्टोरेंट। करे जो भी था, लेकिन वो दौड़ा मशरिक की तरफ, ब्रॉड स्ट्रीट में। ब्रॉड स्ट्रीट जो है वो दैट इज द नेम ऑफ अ स्ट्रीट। ब्रॉड स्ट्रीट में मशरिक की तरफ दौड़ा। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। शायद वो दौड़ा किस तरफ? मारामा रेस्टोरेंट की तरफ। मारामा रेस्टोरेंट क्या है? एक बेहद पसंदीदा जगह है एक मर्द का अपनी बीवी से मिलने के लिए। क्या पता उस तरफ दौड़ते हुए वो गया ईस्ट की तरफ। Somebody else began to run, perhaps a news boy in his high speed. कोई मजीद दूसरा भी क्या हुआ? दौड़ना शुरू हो गया। शायद वो कोई न्यूज़ बॉय था, अखबार बेचने वाला लड़का था। इन हाई स्ट्रीट पूरे जोश में जो था वो भी दौड़ा। Another man, a portly gentleman of years, broke into a trot. पोर्टली मतलब होता है मोटा, और अफेयर्स मतलब तो सिंपल आप बिजनेस कह सकते हो, कारोबार कह सकते हो। ब्रोक इनटू अ ट्रॉट एक इडियम है, इसके मतलब होते हैं भागना, जोर से भागना या दुम दबा के भागना। सो inside of 10 minutes everybody on high street from the union depot to the courthouse were running. कि 10 मिनट के अंदर अंदर हाई स्ट्रीट में हर शख्स यूनियन डिपो से लेकर कोर्ट हाउस तक जितने लोग थे वो सब के सब दौड़े जा रहे थे। A loud mumble gradually crystallized into the dread word damn. ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ड्रेड का मतलब होता है खौफनाक। कह रहे हैं कि ये जो जोर की बड़बड़ाहट थी, ये धीरे धीरे तब्दील हो गई खौफनाक लफ्ज डैम में। कहीं से लोगों को डैम की आवाज़ आई। द डैम हैज़ ब्रोक। हैज़ के बाद वर्ब की आईएनजी थर्ड फॉर्म आने चाहिए, तो ब्रोकन होना चाहिए था। द डैम हैज़ ब्रोकन। डैम टूट चुका है। द फेयर वॉज पुट इन टू वर्ड्स बाय लिटिल ओल्ड लेडी इन अ इलेक्ट्रिक और बाय अ ट्रैफिक कॉप और बाय अ स्मॉल बॉय। Nobody knows who nor does it now really matter. कि जो खौफ था ये अल्फाज की सूरत में किस तरह से आया एक छोटी बूढ़ी औरत की तरफ से जो एक इलेक्ट्रिक में थी। इलेक्ट्रिक से मुराद यहाँ पर बात की जा रही है कोई ऐसी गाड़ी वगैरह जो इलेक्ट्रिक से चलती थी, बिजली से चलती थी, तो उसमें थी, या फिर वो कोई ट्रैफिक कॉप था। कॉप से मुराद सिपाही, या ट्रैफिक का कोई अहलकार था, सिपाही था, या कोई छोटा लड़का था, कोई नहीं जानता, ना ही इससे कोई फर्क पड़ता था, चूंकि लोग तो भागना शुरू हो गए थे। 2000 पीपल वर अब्रप्टली इन फुल फ्लाइट। 2000 लोग अचानक से 2000 लोग जो है वो तेजी से वो भागना शुरू हो गए। अचानक से भागना शुरू हो गए। गो ईस्ट वॉज अ क्राई दैट अरोज। ईस्ट अवे फ्रॉम द रिवर, ईस्ट टू सेफ्टी। मशरिक की तरफ भागो, गो ईस्ट, ये वो चिल्लाने की आवाज़ थी जो बुलंद हुई। दरिया से दूर, मशरिक की तरफ भागो, मशरिक की तरफ भागो अपनी हिफाजत के लिए। गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट। भागो मशरिक की जानिब, भागो मशरिक की जानिब, भागो मशरिक की जानिब। Black streams of people flowed eastward down all the street leading in that direction. लोगों की काली कतारें या काली लहरें लोगों की वो बह रहे थे मशरिक की जानिब, और सब के सब मुख्तलिफ सड़कों से निकल कर बहे जा रहे थे उसी डायरेक्शन में। These streams whose headwaters were in the dry goods stores, office buildings, harness shops, movie theaters, were fed by the trickles of housewives, children, cripples, servants, dogs and cats sleeping out of the houses past which the main streams flowed, shouting and screaming. अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा? लोगों को
ये जो लोग जो दौड़ रहे हैं उनको पानी की लहरों से तशबीह दे रहे हैं, स्ट्रीम से तशबीह दे रहे हैं। कह रहे कि ये जो लोग थे, ये जो लोग पानी की तरह बह रहे थे, इसका जो हेड वाटर था, इसका जो सोर्स था, वो कहाँ कहाँ से था, मतलब कहाँ कहाँ से लोग भाग रहे थे। ड्राई गुड्स स्टोर से, मतलब ड्राई फूड वगैरह जहाँ मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स, उनके स्टोर से, ऑफिस बिल्डिंग से, हार्डनेस शॉप, चमड़े की दुकानों से, मूवी थिएटर से, वो सब के सब वहाँ से निकल रहे थे। और इसमें कुछ लोग कहाँ से निकल रहे थे, वर फेड बाय, फीड के सेकंड फॉर्म फेड। और इसमें पानी से जो कंपेयर कर रहे हैं, इसमें इजाफा कौन कर रहे थे, ट्रिकल्स। ट्रिकल्स मतलब कतरे, स्मॉल अमाउंट मतलब ऑफ हाउस वाइफ्स, जो हाउस वाइफ्स हो गए, बच्चे हो गए, अपाहज लोग हो गए, खादिम हो गए, कुत्ते बिल्लियाँ, वो सब के सब बाहर निकले अपने घर से, और वो मिल गए आकर लोगों के साथ, जो क्राउड जो दौड़ते हुए जा रहा था रोड की तरफ, उनके साथ मिल गए, चिल्ला रहे थे, शाउटिंग एंड स्क्रीम, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। शाउटिंग मतलब होता है चिल्लाना, और स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीखना। जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। पीपल ड्राउन आउट, लिविंग फायर्स बर्निंग एंड फूड कुकिंग एंड डोर्स वाइड ओपन। लोग भागे, आग को जलता छोड़कर और खाने को पकता छोड़कर और दरवाज़ों को पूरा खुला छोड़कर भागे। I remember, however, that my mother turned out all the fires and that she took with her a dozen eggs and 2 loaves bread. मुझे याद है ताहम कि मेरी अम्मी ने सारे फायर्स बंद कर दिए और उन्हें अपने साथ 1 दर्जन अंडे और 2 लोव्स लिए ब्रेड के। 1 डजन, डजन मीन्स होता है दर्जन, मतलब 12। उन्होंने 12 अंडे अपने साथ लिए और 2 लोव्स ब्रेड, ब्रेड के 2 लोव लिए। तो लोव किस तरह से होता है, आपने यहाँ पिक्चर में मैंने बनाई है, लोव होता है और अगर उसका एक स्लाइस अगर कट कर दिया है तो वो स्लाइस होती है। तो यहाँ ऊपर भी पिक्चर में यहाँ पर बनाया जा रहा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो मदर है जेम्स सर्बर की, इनके पास ये आप देख सकते हैं कि इनके पास एग्स या अंडे उनके पास मौजूद हैं। जब यहाँ से घर से बाहर निकल रही है तो इनके पास एग्स या अंडे इनके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो काफ़ी वर्ड्स इसमें मैं आपसे यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, आपको आप ये सारे वर्ड्स अपने पास लाजमी लिखें ताकि आपको ये इस चैप्टर समझ में आए। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं समझने के लिहाज से। तो कह रहे हैं कि मेरी अम्मी ने तो सारे टर्न आउट का मतलब होता है बंद करना, बंद कर दिया। उन्होंने बंद कर दिया सारे फायर्स, जो आग जल रही थी, अपने साथ 1 दर्जन अंडे लिए और 2 लोव्स लिए ब्रेड के। इट वॉज अ प्लान टू मेक मेमोरियल हॉल just 2 blocks away and take refuge somewhere in the top of it, in one of the dusty rooms where war veterans मी तो नहीं होगा यहाँ पर, वेयर वॉर वेटरन्स मी एंड वेयर ओल्ड बैटल फ्लैग्स एंड स्टेज सीनरी वर स्टोर्ड। मीट तो नहीं होगा यहाँ पर, मीट होना चाहिए था, मिलते थे। तो इट वॉज हर प्लान, ये उनका मंसूबा था कि वो मेमोरियल हॉल जाएं। मेमोरियल हॉल क्या था, वो 2 ब्लॉक्स के या 2 स्टॉप के फासले पर था थर्बर के घर से, और वहाँ पर वो चाह रही थी कि वो पनाह ले लें मेमोरियल हॉल की बिल्डिंग के छत पर कहीं, किसी एक डस्टी रूम में, जो वहाँ पर जंग के फौजी मिला करते थे और जहाँ पुराने जो है वो लड़ाई के झंडे और जो जो मंजरनामा है वहाँ पर महफूज हुआ था। वो चाह रहे थे उस मेमोरियल हॉल में जो जंग की यादगार होती है, सिविल वॉर की जो यादगार थी, उसमें उसकी जो बिल्डिंग होती है मेमोरियल हॉल, उसमें कहीं पनाह ले लें। बट द सीदिंग थ्रॉन्ग्स शाउटिंग गो ईस्ट ड्रीव हर अलॉन्ग एंड द रेस्ट ऑफ अस विथ हर। लेकिन जो चिल्लाता हुआ हजूम था, लेकिन सीदिंग थ्रॉन्ग्स, हजूम जो था, जो चिल्ला रहा था गो ईस्ट, वो उनके साथ खींची चली गई, बाकी सबके साथ, मतलब हम भी आगे बढ़ गए। हम मेमोरियल हॉल पे रुके नहीं, बल्कि हम और आगे बढ़ गए, क्योंकि सारे लोग वहाँ से भाग रहे थे, तो इसलिए हम मेमोरियल हॉल पे नहीं रुके, हम और आगे भागे। वह ग्रैंड फादर रिगेन फुल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब होता है होश। At Parsons Avenue, he turned upon the retreating mob like a vengeful prophet and exhorted the men to form ranks and stand off the rebel dogs. But at length he too got the idea that the dam had broken, and roaring voice in his powerful voice, he caught up by in one arm a small child and in the other a slight clerkish man of perhaps 42, and we slowly began to gain on those ahead of us. तो यहाँ से पढ़ते हैं कि जब
जब ग्रैंडफादर ने रीगेंड मतलब दोबारा हासिल किया, दोबारा हासिल की, मतलब जो दोबारा से वो होश में आ गए, रिगेन फुल कॉन्शियसनेस, पूरी तरह से जब वो होश में आ गए पार्सन्स एवेन्यू में जहां पर इनका घर था, तो उन्होंने हमला किया द रिट्रीटिंग मॉब, भागते हुए भगोड़े रश पर, भागते हुए रश पर, एक इंतकामी रसूल की तरह, नबी की तरह, और नसीहत के लोगों को कि वो सब के सब रैंक्स के फॉर्म कर लें ताकि वो सब सामना कर सकें, स्टैंड ऑफ सामना कर सकें रेबल डॉग्स, बाकी कुत्तों का। लेकिन इसी दौरान उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि डैम टूट चुका है, और वो भी चिल्लाने लगे मशरिक की तरफ भागो अपनी ताकतवर आवाज़ में। उन्होंने एक बाजू में अपने एक छोटे बच्चे को लिया, जबकि दूसरे दूसरे बाजू में एक थोड़े से मुंशी टाइप आदमी को, जो शायद जिसकी उम्र शायद 42 साल होगी, तो ये 42 इसकी एज बता रहे हैं कि जिसकी उम्र 42 साल होगी, वो उसको दोनों को हाथों में लिया। एंड वी स्लोली बिगन टू गेन ऑन दोज अहेड ऑफ अस, तो वी तो यहाँ पर नहीं होगा, एंड स्लोली बिगन टू गेन ऑन दोज अहेड ऑफ अस, और इसको लेकर हमसे हमारे आगे जो है वो दौड़ना शुरू हो गए, भागना शुरू हो गए। मतलब जो दादा थे उनको भी अंदाज़ा इस चीज़ का हो गया कि ये कोई सिविल वॉर नहीं चल रहा, बल्कि हकीकत में कोई डैम टूट चुका है, और वो इस तरह से भागना शुरू हो गए, वो भी बाकी सबके साथ। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ फायरमैन, पुलिसमैन और आर्मी ऑफिसर्स इन ड्रेस यूनिफॉर्म। देयर हैड बीन अ रिव्यू एट फोर्ट हाइस इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ टाउन, एडेड कलर टू द सर्जिंग बिलोज ऑफ पीपल। कह रहे हैं कि आग बुझाने वालों का, पुलिस वालों का, आर्मी अफसर का, जो अपने यूनिफॉर्म में थे, एक हजूम बरपा था फोर्ट हाइस में। फोर्ट हाइस जो है वो एक इलाका है कोलंबस सिटी के अंदर, वहाँ पर वो एक रिव्यू, एक जायज़ा लिया जा रहा था उनका। और फोर्ट हाइस कहाँ है? इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द टाउन, कोलंबस के बिल्कुल शुमाल वाले इलाके में फोर्ट हाइस मौजूद है। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने रंग में इजाफा कर दिया। जो लोग सर्जिंग बिलोज, जो लहरों की तशबीह दे रहे लोगों को, सर्जिंग बिलोज मीन्स लहरें, जो लोग पानी की लहरों की तरफ भाग रहे थे उसमें इजाफा, उसमें कलर ऐड हो गया। Go east, cried a little child in a piping voice as she ran past a porch on which doused a lieutenant colonel of the infantry. मशरिक की तरफ भागो, एक छोटी बच्ची जो है वो चिल्लाई, मशरिक की तरफ भागो, अपनी बारीक आवाज़ में। जब वो एक बरामदे से गुजरी जिसमें लेटा हुआ था, सोया हुआ था एक लेफ्टिनेंट कॉलोनियल असल में एक रैंक होती है, उसको हम लोग कहते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल फौज का, इन्फेंट्री का लेटा हुआ था। उसको ये आवाज़ें गो इज यूज टू क्विक डिसीजन ट्रेन टू इमीडिएट ऑबिडियंस ऑफिस, ऑफिसर बाउंडेड, ऑफिसर हो गई, ऑफिस नहीं होगा, काफ़ी सारे मिस्टेक्स इसमें टाइपिंग, उसको सही कर लें बुक में। द ऑफिसर बाउंडेड ऑफ द पोर्च एंड रनिंग एट फुल टिल्ट सून पास द चाइल्ड बाउलिंग गो ईस्ट। कह रहे हैं कि वो जो अब जो लेफ्टिनेंट कॉलोनियल था, यूज टू क्विक डिसीजंस, तेज़ी से फैसला करने वाला था, और उनकी तरबियत इस तरह की जाती थी कि वो फ़ौरन से ताबेदारी करते थे। तो जो ऑफिसर था उसने बाउंडेड ऑफ द पोर्च, वो वहाँ से उस बरामदे से भागा फुल स्पीड में, और वो बच्चे के सामने से गुजरा चिल्लाते हुए गो ईस्ट, मशरिक की तरफ भागो। उसे लगा जैसे उसको किसी ने ऑर्डर किया है मशरिक की तरफ भागने का। द टू ऑफ देम एम्प्टीड रैपिडली द हाउसेज ऑफ द लिटिल स्ट्रीट दे वर ऑन, और उन दोनों ने खाली करा दिया तेजी से घरों को, वहां पर जो घर थे उनको खाली कर दिया, और सबको कहा कि मशरिक की तरफ भागो। वॉट इज इट डिमांडेड अ फैट रेडलिंग मैन हु इंटरसेप्टेड द कॉलोनियल। एक मोटा सा लड़खड़ाता हुआ आदमी, उसने उसने मुतालबा किया, सवाल किया। डिमांडेड मतलब होता है सवाल किया। उसने सवाल किया क्या हुआ, आप लोग क्यों भाग रहे हैं? द ऑफिसर ड्रॉप्ड बिहाइंड एंड आस्क्ड द लिटिल चाइल्ड व्हाट इट वाज। ऑफिसर भी रुका और वो छोटी बच्ची से पूछा कि बताया भी क्या हुआ। द डैम हैज़ ब्रोक, गैस्प द गर्ल। लड़की ने हाँफते हुए कहा कि डैम टूट गया है। द डैम हैज़ ब्रोक रोड द कॉलोनियल। कर्नल भी चिल्लाकर कहता है डैम टूट चुका है। गो ईस्ट गो ईस्ट गो ईस्ट। ही वॉज सून लीडिंग विद द exhausted child in his arms, a fleeing company of 300 persons who has gathered around him from living rooms, shops, garages, backyards and basement. तो
मशरिक की तरफ भागो, मशरिक की तरफ भागो, मशरिक की तरफ भागो। वो जल्द ही लीड कर रहा था, आगे था, सबसे आगे आगे था। और उसके एक बाजू में एग्जॉस्टेड चाइल्ड, थकी हुई वो बच्ची थी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो जो है भागते हुए कंपनी, कंपनी मतलब महफिल, कंपनी, कंपनी मतलब महफिल, और एक पूरी महफिल उसके साथ भाग रही थी। 300, 300 लोगों की, जिसको उन्होंने गैदर, जिसको उन्होंने जमा किया था। कहाँ से? लिविंग रूम से, शॉप से, गैराजेस से, बैकयार्ड से, बेसमेंट तय खानों से जमा किया था। वो सब लोग भाग रहे थे। तो ये एक मंजर को, इसको पिक्चर में यहाँ पर शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये जो शख्स दिख रहा है, दिस इज लेफ्टिनेंट कॉलोनियल, लेफ्टिनेंट कर्नल। और ये वो बच्ची है जिसके बारे में बताया जा रहा है। और ये सारे लोग हैं जो पीछे पीछे भाग रहे हैं इस जगह पर, फोर्ट हाइस में। Nobody has ever been able to compute with any exactness how many people took part in the Great Rout of 1913, for the panic which extended from the Winslow bottling works in the south and to Clintonville. A and D end हो गई है. And to Clintonville, 6 miles north, ended as abruptly as it began, and the bobtail and ragtag and velvet gowned groups of refugees melted away and slunk home, leaving the streets peaceful and deserted. कहते हैं कोई शख्स भी अंदाज़ा नहीं कर सका ठीक तरह से कि कितने लोगों ने इस जो अजीम जलसा था 1913 में, जो लोग दौड़ रहे थे, कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। चूंकि ये जो अफरा तफरी थी ये फैली हुई थी, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब फैला होना, ये फैली हुई थी। विंस्लो बॉटलिंग वर्क से लेकर जो साउथ में थी, जुरू में थी, वहां से लेकर क्लिंटनविल तक, जो 6 मील शुमाल में थी। मतलब विंस्लो बॉटलिंग वर्क से क्लिंटनविल तक, तो वो 6 मील का पूरा समझ लो, एक पूरा एक एरिया था। तो वहाँ इतने एरिया में लोग दौड़ रहे थे। एंडेड एज एब्रप्टली एज इट बिगेन, मतलब ये जो दौड़ भाग थी ये अचानक से ख़त्म हो गई जैसे शुरू हुई थी। एंड द बॉबटेल एंड रैगटैग, मतलब हर तरह के लोग और मखमली गाउन पहने हुए रिफ्यूजीज, मतलब रेफ्यूजीज कहते हैं, मुहाजिरीन, पनाह गुज़ी कह सकते हैं, जो पनाह गुज़ी थे, रेफ्यूजीज की तरह भाग रहे थे, वो मेल्टेड है, वो सब गायब हो गए और छुप गए अपने घर पे जाकर जब ये अफरा तफरी ख़त्म हुई। लिविंग द स्ट्रीट्स पीसफुल एंड डिजर्टेड, और जब सब घर पे चले गए तो शहर दोबारा से पुरसुकून, ये गलियां दोबारा से पुरसुकून और वीरान हो गई। द शाउटिंग, वीपिंग, tangled evacuation of the city lasted not more than 2 hours in all. चिल्लाना, रोना और उलझे हुई तरह से शहर का खाली होना, ये 2 घंटे तक कायम रहा ये सब का सब। Some people got as far east as Reynoldsburg, 12 miles away. 50 or more reached the country club, 8 miles away. Most of the others gave up, exhausted, or climbed tree in flanking park 4 miles out. कह रहे कुछ लोग ऐसे थे जो 8 मील दूर, 12 मील दूर रिनॉल्ड्सबर्ग का जो इलाका है वहाँ तक पहुँचे। 50 या इतने ही लोग कंट्री क्लब तक पहुँचे जो 8 मील के फासले पर था, जबकि ज़्यादातर लोग गेव अप मतलब होता है हार मानना, जबकि ज़्यादातर लोग जो गए वो हार मान गए, थक गए और वो दरख्तों पर चढ़ गए फ्लैंकलिंग पार्क में जो 4 मील के फासले पर था। Order was restored and fear displaced finally by means of militiamen riding about in motor lorries, bawling through a megaphone, the dam has not broken. Order was restored, यहाँ तक कि हुक्म की तामील की गई, हुक्म को बहाल किया गया और इस डर को दूर किया गया मिलिशियामैन मतलब सिपाहियों की मदद से, जो सवारी कर रहे थे मोटर ट्रक में, और जो मेगाफोन मतलब जो स्पीकर्स होते हैं उनके पास माइक होते हैं, मेगाफोन से, माइक से वो चिल्ला रहे थे, द डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, डैम नहीं टूटा है। एट फर्स्ट दिस टेंडेड ओनली टू add the confusion and increase the panic, for many stampeders thought the soldiers are bellowing, the dam has now broken, thus setting an official seal of authentication on the calamity. अच्छा, शुरू में तो इस चीज़ ने, अगरचे मलेशिया मैन तो एक अच्छे इरादे से वो चिल्ला रहे थे कि डैम टूटा नहीं है, आप सब लोग शांत हो जाएं, आप सब लोग परेशान मत हो, भागे नहीं,
शुरू में लेकिन कन्फ्यूजन में इजाफा किया इस चीज़ ने और अफरा तफरी को बढ़ा दिया, चूंकि बहुत सारे पैदल चलने वाले चूंकि ज़्यादातर पैदल चलने वालों ने सोचा कि ये जो सोल्जर्स हैं वो क्या धाड़ रहे हैं कि भाई द डैम हैज़ नाउ ब्रोकन, वो नॉट की जगह उन्होंने समझा कि नाउ कह रहे हैं कि डैम अब टूटा है। इस तरह से एक एक दफ्तरी एक ठप्पा लग गया, एक मोहर लग गई इसकी ऑथेंटिकेशन, इसकी तस्दीक पर, इस आफत पर, कि अब तो लोगों ने कहा कि अब तो आर्मी ने बोल दिया है कि डैम टूट चुका है, तो अब तो 100% टूटा है, इसलिए अब तो और ज़ोर से दौड़ो। ऑल द टाइम द सन शोन क्वाइटली एंड देयर वॉज नो वेयर एनी साइन ऑफ ऑन कमिंग वाटर। सारा वक्त जो सूरज था वो चमक रहा था। ये शाइन इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, शोन इसकी सेकंड फॉर्म है। सारा वक्त जो सूरज था वो चमके जा रहा था खामोशी से, और वहाँ किसी किस्म की कोई निशानी नहीं थी आने वाले पानी की। A visitor in an airplane looking down on the struggling, agitated masses of people below would have been hard put into a divine reason for the phenomenon. अगर कोई शख्स उस वक्त हवाई जहाज में बैठा होता और नीचे देखता उस लड़खड़ाते हुए मुश्तिल किस्म के बड़ी तादाद में लोगों को भागते हुए, तो वो नहीं समझ पाता, उसकी कोई वजह, कोई रीज़न, कोई वजह नहीं पेश कर पाता इस फिनोमिना की। जो कुछ हो रहा था इसको देखकर वो समझ ही नहीं पाते कि लोग दौड़ क्यों रहे हैं। It must have inspired in such an observer a peculiar kind of terror, like the sight of the Marie Celeste, abandoned at sea, its galley fights peacefully burning, its tranquil decks bright in the sunlight. ये जो अगर कोई शख्स नीचे देखता तो वो मुतासिर हो जाता है, बिल्कुल एक ऐसे ऑब्जर्वर, एक ऐसे शाहिद की तरह, एक ऐसे मुशाहिदा करने वाले की तरह, और एक अजीब किस्म की दहशत उसके अंदर आ जाती जो नज़ारा देखते हुए किसके आई थी, मारी सेलेस्ट को देखते हुए आई थी। मारी सेलेस्ट इज़ द नेम ऑफ अ शिप जो कई सालों के बाद जो है ना वो गुम हो गए थे, उसके कई सालों के बाद दोबारा मिली थी मारी सेलेस्ट, जिसको छोड़ दिया गया था समंदर में, और जब वो मिली तो उसकी जो गैली फायर्स, उसके जो कश्ती की जो आग थी वो खामोशी, वो बड़े पुरसकून तरह से जल रही थी। इट्स ट्रैंक्विल डेक्स ब्राइट इन द सनलाइट, और उसकी पुरसकून जो डेक मतलब अर्शा उस जहाज़ का, वो सूरज की रोशनी में चमक रहा था जब वो अमेरिका के साहिल पर आकर रुका। और लोग परेशान हो गए कि थे कि भाई मैरी सेलेस्ट के जो लोग थे अंदर, लोग कोई नहीं थे, ये एक मुअम्मा है, एक मिस्ट्री है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई है। तो इसी तरह की कोई जो है ना वो मिस्ट्री लोगों को लगती इन लोगों के दौड़ने पर। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं इसको, इस इवेंट को इसके साथ। एन आंट ऑफ माइन, ऑन्ट एडिथ टेलर, कह रही मेरी खाला या फूफी थी, एडिथ टेलर उनका नाम था, was in a movie theater on High Street when over and above the sound of the piano in the pit, a W.S. Hart picture was being shown. There rose the steady increasing tramp of running feet. कह रहे कि मेरी आंटी आदित टेलर वो एक मूवी थिएटर में थी हाई स्ट्रीट पर, जब पियानो की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, पियानो की आवाज़ आ रही थी पिट में, खाई से, यह एक पिट से बरात के नीचे कोई जगह होती है, मतलब जो फर्श है, फर्श से नीचे की जगह पिट, तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी पियानो की। एक W.S. हार्ट की पिक्चर जो है वो दिखाई जा रही थी लोगों को, और वहाँ पर जो है ना अचानक से मुस्तकिल जो है ना वो कदमों की आवाज़ें बाहर से आ रही थी, दौड़ते हुए कदमों की। तो यहाँ पर इस तरह का मंजर यहाँ पर पेश करें, बल्कि अभी मैं बताऊँगा आपको दोबारा पिक्चर की तरफ, पहले मैं कंप्लीट कर दूँ उसको। परसिस्टेंट शॉट्स रोज अबव द ट्रम्पिंग, और लगातार चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी कदमों की आवाज़ के साथ। एन एल्डरली मैन सिटिंग नियर माई आंट मम्बल्ड समथिंग, गॉट आउट ऑफ सीट एंड वेंट अप द आइल एट द डॉग ट्रॉट। एक अधूण उम्र का शख्स जो मेरी खाला के पीछे बराबर में बैठा था, मुंह से कुछ बड़बड़ाया, अपनी सीट से उठा और भागा राहदारी, आइल जो होती है राहदारी होती है, उसकी तरफ भागा। एट द डॉग ट्रॉट, डॉग ट्रॉट मतलब भागना, और वो भागा तेजी से भाग के निकला वहाँ से। दिस स्टार्टेड एवरीबडी, इसने चौंका दिया सब किसी को। इन एन इंस्टेंट द ऑडियंस वॉज जैमिंग द आइल्स, उसी लम्हे, उसी एक लम्हे में, इंस्टेंट मतलब लम्हा, उसी लम्हे में जो ऑडियंस सामीन थे वो आइल्स को, आइल साइड को, आइल से मुराद राहदारी थे, उसको जाम करना शुरू कर दिया उन्होंने। फायर शाउटेड अ वुमन हु ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी बर्न अप इन अ थिएटर, बट नाउ द शाउट्स आउटसाइड वर लाउडर एंड कोहेरेंट। एक औरत वहां पर चिल्लाई, आग आग लग गई है। एक ऐसी औरत वो चिल्लाई जो उसको हमेशा ये उसको उम्मीद थी कि वो थिएटर में जल कर मर जाएगी,
वो चिल्लाती है जोर से, फायर, बट द शाउट्स आउटसाइड वर लाउडर एंड कोहेरेंट। लेकिन बाहर के जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो बहुत तेज थी और यकसा थी। द डैम हैज़ ब्रोक, क्राइड समबडी, कोई शख्स चिल्लाया कि डैम टूट चुका है। गो ईस्ट, स्क्रीम्ड अ स्मॉल वुमन इन फ्रंट ऑफ माई आंट, मेरी खाला के सामने एक खातून थी, उन्होंने कहा गो ईस्ट, मशरिक की तरफ भागो। एंड ईस्ट दे वेंट, पुशिंग एंड शोविंग एंड क्लॉइंग, नॉकिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन डाउन, emerging finally into the street, torn and sprawling। और मशरिक की तरफ वो भागे, धक्का दिया दूसरों को, हिलाया, पंजे मारे, गिराया औरतों को, बच्चों को, और फाइनली आखिरकार वो नमदार हो गए स्ट्रीट में, सड़क तक आगे निकल कर, और वो फैल गए हर तरफ। इनसाइड दैट थिएटर बिल हार्ट was calmly calling some desperado's bluff, and the brave girl at the piano played row, row, row loudly and then in my harem। कह रहे उस थिएटर के अंदर बिल हार्ट वो खामोशी से अभी भी वो कॉल कर रहा था सम डेस्पराडोस ब्लफ, मतलब वो कोई डेस्पराडो उस ब्लफ से मुराद या कोई एक्टिंग है सम टाइप ऑफ, कि वो जो एक्टर है वो कोई एक्टिंग कर रहा था। और जो बहादुर लड़की थी पियानो में, वो रो 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 बजा रही थी तेज़ी से। वो बाद में इन माई हैरम, ये किसी म्यूज़िक के नाम है, म्यूज़िक बजाई जा रही थी। तो यहाँ पर अब दोबारा आते हैं, देखें अब ये मैं आपको बताता हूँ इधर पर। देखिए यहाँ पर इस मंजर को बताया जा रहा है, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज मूवी थिएटर। वो मूवी थिएटर जो कहाँ है भाई, हाई स्ट्रीट पर है। अब ये यहाँ पर ये जो खातून है, ये पियानो, दिस इज पियानो, वो पियानो को प्ले कर रही हैं, जिनको कहा जा रहा है ब्रेव लेडी। और ये पिट है, एक पिट है, वहां पर बैठी हैं। और अच्छा यहाँ पर पिक्चर, ये सारे ऑडियंस हैं जो भाग रहे हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो एक्टर है ना, दिस इज W.S. हार्ट, जो असल में एक एक्टर थे साइलेंट फिल्म को, कि उस ज़माने में साइलेंट फिल्में चला करती तो उसके एक्टर थे। तो इस तरह से ये लोग ये देख रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भागना शुरू कर दिया जब उनको पता लगा कि भाई डैम जो है वो टूट गया है और लोग जो है वो बाहर की तरफ भाग रहे, तो सारे लोग भागे वहां से। आगे क्या कहते हैं कि आउटसाइड मैन वर स्ट्रीमिंग अक्रॉस द स्टेट हाउस यार्ड, अदर्स वर क्लाइंबिंग ट्रीज, a woman managed to get up onto the "These Are My Jewels" statue, whose bronze figures of Sherman, Shenton, Grant, and Sheridan watched with cold and concern the going pieces of the capital city। कह रहे हैं कि बाहर जो मर्द हजरात थे वो इकट्ठे हो गए स्टेट हाउस यार्ड के सामने, वो इकट्ठे हो गए, जबकि बाकी लोग जो है वो दरख्त पर चढ़ना शुरू हो गए, दरख्त पर चढ़ना शुरू हो गए। और एक औरत जो है वो चढ़ गई किसके ऊपर, दीज आर माई ज्यूल्स स्टेचू, ये स्टेचू का नाम है दीज आर माई ज्यूल्स, ये हैं मेरे जेवरात। इस स्टेचू के ऊपर वो चढ़ गई जिसमें कांसी के फिगर्स थे, कांसी के मुजस्मे, फिगर्स वाला स्टेचू, स्टेचूज लगे थे कांसी के बने हुए। किसने, 4 लोगों के, शर्मन, शेंटन, ग्रांट एंड शेरिडन। ये 4 लोग कौन है बेटा, ये जो है ना वो सिविल वॉर में लड़े थे USA की जानिब से। तो ये सारे जर्नल्स कह सकते हैं आप, जो मशहूर जर्नल थे, शर्मन, शेंटन, ग्रांट और शेरिडन। इन्होंने देखा बिना किसी तवज्जे के, वो देख रहे थे, जो कि वो तो मुजस्मे थे। और वो जो कैपिटल सिटी था ओहायो, कैपिटल सिटी की उसको कह रहे हैं कोलंबस को, जो कैपिटल सिटी था किसका, ओहायो का। तो उसके जो लोग थे, द गोइंग टू पीसेस, पीसेस मतलब यहाँ पर लोग ली जा रही है कि जो लोग थे जो दौड़ रहे थे, उनको बिना किसी तवज्जे के वो देख रहे थे कि किस तरह से लोग दौड़ रहे हैं सारे। तो बेटा ये अब इसमें यहाँ पर पिक्चर में देख लेते हैं, ये देखो। अब ये जो है ना वो, ये स्टेचू का नाम है, इसका नाम है दीज आर माई ज्यूल्स स्टेचू, जहाँ पर ये 2 लोग हैं। अब इनमें कोई शर्मन, शेंटन, ग्रांट एंड शेरिडन कोई हो सकता है, इनके कोई नाम हो। ये स्टेचूज हैं जो सिविल वॉर में लड़े थे। और यहाँ पर इस वुमेन की बात की जा रही है जिसके ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गई है। बाकी लोग भाग रहे हैं। और ये ट्रीज आप देख रहे हैं, ट्री दरख्त है, और दरख्त में भी आप देख सकते हैं कि लोग इसके ऊपर भी चढ़ रहे हैं। अब पीछे जो ये जो आपके पास ये पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दिस इज स्टेट हाउस यार्ड। स्टेट हाउस यार्ड क्या है, जहाँ पर कोलंबस सिटी का जो मेयर है वो यहाँ पर इस ऑफिस में होता है, ठीक है। और ये उसका पार्क, उसका गार्डन है, जहाँ पे लोग भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस मंजरनामे को बता रहे हैं। मतलब बिल्कुल सामने स्टेट हाउस यार्ड जो थे वो मूवी थिएटर के बिल्कुल सामने था। तो लोग भागते हुए यहाँ आ गए थे।
अब आगे क्या होता है बेटा, देखते हैं व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई रैन साउथ टू स्टेट स्ट्रीट, ईस्ट ऑन स्टेट टू थर्ड, साउथ ऑन थर्ड टू टाउन एंड आउट ईस्ट ऑन टाउन। माई आंट एडिथ हैज रिटन मी। मेरी खाला एडिथ ने मुझे बताया कि मैं पहले जनूब की तरफ भागी स्टेट स्ट्रीट पर, फिर मशरक़ की तरफ भागी स्टेट स्ट्रीट से थर्ड स्ट्रीट पर, फिर जनूब की तरफ भागी थर्ड स्ट्रीट से टाउन स्ट्रीट पर, और फिर मशरक़ की तरफ भागी टाउन स्ट्रीट पर। मतलब वो बता रही हैं कि ऐसे ऐसे मैं भागती गई। A tall, spare woman with green eyes and a determined chin ran past me down the middle of the street. एक लंबी, स्पेयर मतलब होता है फालतू या फारी किस्म की, ऐसी एक खातून जिनकी बेरहम आंखें थी और एक पुरअज़म उसकी चीन मतलब उसकी थोड़ी थी, ऐसी खातून मेरे सामने से गुजरी सड़क के बीचों बीच से। आई वॉज स्टिल अनसर्टेन एज टू वॉट वॉज द मैटर। अनसर्टेन मतलब होता है कि गैर यकीनी, मुझे अब तक यकीन नहीं था कि क्या चीज़, मामला क्या है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द शाउटिंग आई drew up alongside the woman with some effort, for although she was in her late 50s, she had a beautiful easy running form and seemed to be in excellent condition. मैं दौड़ते हुए मैं उसके सामने आ गई, कुछ कोशिश करके, सम एफर्ट, कुछ कोशिश करके मैंने अपने आप को खींचा उसकी तरफ। अगरचे उसकी उम्र उस औरत की लेट 50s में थी, 50 प्लस उसकी एज थी, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती के साथ आसानी से दौड़ रही थी और से लग रहा था वो बहुत बेहतरीन हालत में। वॉट इज इट, आई पफ्ड। मैंने हाँफते हुए सवाल किया, क्या हुआ है, क्यों दौड़ रहे हैं सब। शी गेव मी अ क्विक ग्लैंस एंड देन लुक्ड अहेड अगेन। ग्लैंस मतलब झलक या निगाह। उसने एक निगाह मुझ पर डाली, उसके बाद दोबारा सीधा देखा। स्टेपिंग अप हर पेस अ ट्राइफल। पेस मतलब रफ्तार, अ ट्राइफल मतलब थोड़ा। उसने अपनी थोड़ी रफ्तार जो है वो बढ़ा दी और कहा, डोंट आस्क मी, आस्क गॉड, शी सेड। उसने कहा, मुझसे मत पूछो, खुदा से पूछो ये क्या हुआ है, मुझे, मैं खुद नहीं जानती कि लोग क्यों दौड़ रहे हैं। When I reached Grant Avenue, I was so spent that Dr. H.P. Mallory, you remember Dr. Mallory, the man with white beard who looks like Robert Browning? तब हम पहुंचे ग्रांट एवेन्यू। तो ग्रांट एवेन्यू ये भी कुछ जगह का नाम है, ग्रांट के नाम पर है। जैसे अभी हमने एक मुजस्मे का नाम भी पढ़ा था ना, शर्मन, शंटन, ग्रांट एंड शेरिडन। तो ग्रांट के नाम से काफ़ी चीज़ अमेरिका में है, ये सिविल वॉर के हीरोज़ हैं। कि जब मैं पहुंचा, या जब मैं पहुंची, सॉरी, आई से मुराद यहाँ पर टेलर हैं, एडिथ टेलर, जो उनकी आंट हैं। तो कह रही है कि जब मैं पहुंची ग्रांट एवेन्यू में, मैं इतनी थक चुकी थी कि डॉक्टर H.R. मैलोरी नहीं हो गई, ये गलत लिख दिया, दोबारा से टाइपिंग मिस्टेक है, H.P. मैलोरी। कि डॉक्टर H.P. मैलोरी, वो कह रही है तुम्हें याद है ना डॉक्टर मैलोरी, वो आदमी जिसके सफ़ेद दाढ़ी थे, जो लगते थे रॉबर्ट ब्राउनिंग के जैसे। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन थे? रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज अ पोइट, पोइट ऑफ विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा के एक शायर थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग। कहते वेल डॉक्टर मैलोरी whom I had drawn away from at the corner of Fifth and Town passed me। बहरहाल डॉक्टर मैलोरी जो जिनके साथ में दौड़ में शामिल हुई, फिफ्थ स्ट्रीट के कॉर्नर से और टाउन स्ट्रीट के कॉर्नर से मेरे सामने से गुजरे वो। इट हैज़ कॉट अस, ही शाउटेड, एंड फेल्ट श्योर दैट वॉट एवर इट वॉज इट हैव अस, फॉर यू नो वॉट कन्विक्शन डॉक्टर मैलोरीज स्टेटमेंट्स ऑलवेज कैरिड। उन्होंने कहा कि पानी ने हमें पकड़ ली, इट हैज़ गॉट अस मतलब पानी हमें बहा के ले जाने वाला है। वो चिल्लाए और मुझे यकीन हो गया कि जो भी चीज़ आने वाली थी वो हमें लाजमी पकड़ लेगी या पानी में हम बह जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि तुम जानते हो ना कि कितना यकीन डॉक्टर मैलोरी के जज्बात में हमेशा होता था, कितने यकीन के साथ वो बातें करते थे। तो मुझे लगा कि वो सच कह रहे हैं, चूँकि पढ़े लिखे आदमी थे। आई डिडंट नो एट द टाइम व्हाट ही मेंट, बट आई फाइंड आउट लेटर। कह रहे कि मुझे उस वक्त नहीं पता लग सका कि उसके उनके कहने का क्या मतलब था, लेकिन मुझे बाद में पता लगा। देयर वॉज अ बॉय बिहाइंड हिम ऑन रोलर स्केट्स एंड डॉक्टर मैलोरी मिस्टूक द स्विशिंग ऑफ स्केट्स फॉर द साउंड ऑफ रशिंग वाटर। एक लड़का उनके पीछे था रोलर स्केट्स पर। रोलर स्केट्स क्या होते हैं बेटा? एक किस्म के शूज़ टाइप के होते हैं जिसमें व्हील्स लगे होते हैं। तो एक लड़का उनके पीछे रोलर स्केट्स पर जो है वो आ रहा था, और डॉक्टर मैलोरी ने को एक गलत फहमी हो गई कि उन्होंने जो स्विशिंग, जो रगड़ की आवाज़ से रोलर स्केट की, उसको उन्होंने समझा कि बहता हुआ पानी है। He eventually reached the Columbus School for Girls at the corner of Parsons Avenue and Town Street, where he collapsed, expecting the cold, frothing waters of the Scuto to sweep him into oblivion. Eventually मतलब होता है आखिरकार। वो आखिरकार कोलंबस स्कूल फॉर गर्ल्स,
कोलंबस स्कूल फॉर गर्ल्स, कोई गवर्नमेंट स्कूल होगा, वहां तक वो पहुंचे जो पार्सन्स एवेन्यू के कॉर्नर पर था और टाउन स्ट्रीट के, जहां पर वो ढह गए या गिर गए। और उनको ये उम्मीद थी कि जो ठंडा झाग वाला पानी ऑफ द स्क्यूटो, स्क्यूटो नाम है उस रिवर का जिस रिवर की बात की जा रही है जिसमें डैम बना हुआ है, कि जो स्क्यूटो रिवर है उसका पानी स्वीप हिम इनटू ऑब्लिवियन, मुकम्मल तौर पर उनको बहा देगा, या मुकम्मल उनकी हिस्ट्री उनकी उसकी इनको तारीख मिटा देने वाले हैं और वो मरने वाले हैं। द बॉय इन द स्ट्रीट स्विल्ड पास्ट हिम एंड डॉक्टर मैलोरी रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट ही हैड बीन रनिंग फ्रॉम। वो जो लड़का था रोलर स्केट पर, वो घूमते हुए उनके पास से गुजरा। फिर डॉक्टर मैलोरी को एहसास हुआ कि पहली बार के किस चीज़ से वो दौड़ रहे थे। तो पीछे उनको तो पता लगा कि पीछे तो कोई पानी नहीं था, बल्कि पीछे तो वो लड़का दौड़ते हुए आ रहा था उस रोलर स्केट्स पे। लुकिंग बैक अप द स्ट्रीट ही कुड सी नो साइन ऑफ वाटर, बट नेवरदलेस आफ्टर रेस्टिंग अ फ्यू मिनट्स ही जॉग्ड ऑन ईस्ट अगेन। पीछे उन्होंने देखा सड़क की तरफ, लेकिन उनको पानी का नामो निशान नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद कुछ कुछ मिनट्स रुकने के बाद, इंतज़ार करने के बाद, ठहरने के बाद, आराम करने के बाद, ही जॉग्ड ऑन ईस्ट अगेन। जॉग्ड मतलब होता है भागना। तो वो दोबारा मशरिक की तरफ भागना शुरू हो गए। ही कॉट अप विथ मी एट ओहायो एवेन्यू वेयर वी रेस्टेड टुगेदर। कह रहे कि वो कॉट अप विथ मी, वो मुझसे मिले या हम मिल गए आपस में ओहायो एवेन्यू में, जहां हम लोगों ने साथ में आराम किया। आई शुड से दैट अबाउट 700 पीपल पास्ट अस। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि 700 लोग हमारे पास से गुजरे। अ फनी थिंग वॉज दैट ऑल ऑफ देम वर ऑन फुट। एक मजाहिया चीज़ ये थी कि सब के सब पैदल थे। नो बडी सीम टू हैव हैड द करेज टू स्टॉप एंड स्टार्ट हिज कार। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना हौसला नहीं था कि वो रुक जाता और कम से कम अपनी गाड़ी ही शुरू स्टार्ट कर लेता। बट एज आई रिमेंबर ऑल कार्स हैड टू बी क्रैंक इन दोज डेज विच इज़ प्रोबेबली द रीज़न। खैर, लेकिन मुझे याद है कि उस वक्त जितनी भी गाड़ियाँ होती थी वो सारी क्रैंक फटपटिया गाड़ियाँ होती थी, फटपटी गाड़ियाँ होती थी, मतलब चलते चलते रुक जाया करती थी। शायद इस वजह से, शायद यही वो वजह थी जिसकी वजह से लोग कार में नहीं भागे बल्कि पैदल भागे। द नेक्स्ट डे द सिटी वेंट अबाउट इट्स बिजनेस एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, बट देयर वाज नो जोकिंग। कह रहे अगले दिन शहर अपने अपने काम, अपने अपने मसरूफियात में लग गया, अपने अपने काम काज में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था कल। लेकिन कोई मजाक की बात नहीं थी। इट वॉज 2 years और मोर बिफोर यू डेयर ट्रीट द ब्रेकिंग ऑफ द डैम लाइटली। 2 साल, इट वॉज 2 years और मोर, 2 साल या मजीद बीत गए और आप जो है वो जो डैम के टूटने वाले जो अफवाह थे उसको लाइटली लेना आपने शुरू कर दिया। एंड इवन नाउ 20 years आफ्टर देयर आर फ्यू पर्सन्स लाइक डॉक्टर मैलोरी who will shut up like a clam if you mention the afternoon of the great run। लेकिन अब तक 20 साल बाद कुछ लोग हैं जैसे कि डॉक्टर मैलोरी, जो बिल्कुल एक सी शेल, एक क्लैम, एक सी शेल की तरह, सीपी की तरह चुप हो जाते हैं, शटअप हो जाते हैं जब आप बात करते हैं आफ्टरनून ऑफ द ग्रेट रन। उस 12 मार्च की दोपहर को कोलंबस शहर में हुई दौड़ के बारे में जब उनसे कहते हैं, तो उनके सामने बात करते हैं, तब अपनी बेवकूफ़ी जो उन्होंने की थी, रोलर स्केट वाले लड़के की जो बेवकूफ़ी थी, उसकी वजह से क्या होता है कि वो चुप हो जाते हैं और अपनी बेइज्जती के डर से वो कुछ नहीं बोलते और एक सी शेल की तरह बिल्कुल काम हो जाते हैं। तो बेटा ये चैप्टर हमारे पास था। दिस इज यूनिट नंबर 6 द डे डैम ब्रोक। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास एक्सरसाइज 3 में जो मौजूद है। पहले एमसीक्यूज हमारे पास है, एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर बाकी देखते हैं बाकी चीज़ों को। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास के द र्यूमर द डैम हैज ब्रोक ट्रिगर डैश, द सेलिब्रेशन अमंग पीपल, असेंबली ऑफ मॉब ऑन रोड्स, पैनिक अमंग पीपल, पैरेड ऑफ द मिलिशिया मैन। डैम हैज ब्रोक नाम की जो अफवाह थी उसने क्या किया, पैरेड ऑफ मिलिशिया मैन ये नहीं होगा, द सेलिब्रेशन भी नहीं है, बी असेंबली ऑफ मॉब ऑन रोड्स, पैनिक अमंग पीपल। तो इससे क्या हुआ, इससे पैनिक अमंग पीपल, लोगों में अफरा तफरी फैल गई। सी ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन 2 है द ग्रैंड फादर मिस्टेकनली बिलीव्स दैट द menace द सिटी इज फेसिंग ड्यूरिंग द फ्लड इज डैश। तो ग्रैंड फादर को लगा कि नेथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट की कैवलरी है जिसने हमला कर दिया। सी ऑप्शन। थर्ड है द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द डैम ब्रेकिंग दैट कॉस्ट पैनिक वॉज डैश। द ईस्ट साइड वॉज इन इमिनेंट डेंजर, बिल्कुल नहीं, ईस्ट साइड किसी डेंजर में नहीं थी। हाई स्ट्रीट वुड बी एनगल्फ्ड इन फ्लड वाटर, द वाटर लेवल वुड राइज ओवर 2 feet, द वेस्ट साइड वॉज अंडर 30 feet ऑफ वाटर। हाई स्ट्रीट वुड बी engulfed इन फ्लड वाटर, ये भी नहीं डर था लोगों को।
द वाटर लेवल वुड राइज ओवर 2 फीट, ये भी डर नहीं था। डी ऑप्शन, द वेस्ट साइड वॉज अंडर 30 फीट ऑफ वाटर, यस ये डर था कि जो मगरबी साइड था वहाँ 30 फीट पानी था, और जो उस वक्त इतने फीट पानी पर वेस्ट साइड पर एक बार सैलाब आ गया था, तो उनको ये डर था कि दोबारा से सैलाब ईस्ट साइड पर ना आ जाए। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डिड डॉक्टर मैलोरी मिस्टेक फॉर द साउंड ऑफ रशिंग वाटर, इसको हो जाएगा सी, स्विचिंग ऑफ रोलर स्केट्स। फिफ्थ, द इवेंट दैट फाइनली ब्रॉट द ऑर्डर इन डिस्पेल्स आफ्टर द पैनिक was militiamen announcing the dam had not broken. B option. 6. The author's mother took eggs and loaves of bread with her and thought to dash. C option हो जाएगा, take refuge in top of memorial hall. 7th, after 2 years the city residents' reaction on the incident was that they laugh about it jokingly, they still spoke about it with fear as if nothing had happened. D तो नहीं है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। 8th है, व्हाट डज द स्टोरी रिवील अबाउट ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स, तो ये पीपल बिकम मोर लॉजिकल इन ग्रुप, नहीं। पीपल सीक लीडरशिप एंड क्लैरिटी, नो। पैनिक कैन स्प्रेड क्विकली विदाउट रीजन, ग्रुप बिहेवियर प्रिवेंट्स इरेशनल एक्शन, नो। इसका हो जाएगा सी, पैनिक कैन स्प्रेड क्विकली विदाउट रीजन, अफरा तफरी अचानक से बिना किसी वजह के फैल जाती है। 9th, द टेक्स्ट द डे द डैम ब्रोक इज डैश इन नेचर, इसका हो जाएगा बी, ह्यूमरस एंड आयरोनिक। इसके बाद बताइए हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, हमारे पास ये 8 क्वेश्चन आंसर है। इसके अगर आपको ये, इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं बेटा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको सेकेंडरी इंग्लिश के नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ठीक है बेटा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो तमाम चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, सेकेंडरी इंग्लिश कंप्लीटली अपलोडेड है। अब जैसी मॉडल पेपर आएगा ग्रामर वगैरह को भी देखना शुरू कर दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।